हे गाइस, गुड इवनिंग। सो आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ आफ्टर प्रॉब्ली 6-7 days। तो एक ब्रेक पे था, मैं बैंगलोर गया था। आई गेस यू नो दैट। एंड नाउ आई एम बैक एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो ये छोटे से वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। बिकॉज पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से अब देखे होंगे कि लाइक मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा फ्लैट हो चुका है, कुछ स्टॉक्स ऊपर से नीचे गिर रहा है। एंड आई बिन लाइक सीइंग ट्वीट्स लाइक से लोग अपने अब 2018 एंड 19 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बाय द वे 2018-19 में क्या हुआ था कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में कोई मतलब देयर वाज नो रैली इन मिड एंड स्मॉल कैप्स, ठीक है। सब एकदम एक टॉप से नीचे गिरा था। इफ यू लुक एट फ्रॉम 2018 जैन से लेके एकदम कोविड तक। सो दैट वाज अ टफ फेज फॉर द मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। एंड लोगों को आज लग रहा है कि लाइक ये 2023 के रैली के बाद अब 2024 में 2018-19 का एक अगेन एक रिफ्रेशर देखने को मिलेगा, जबकि लाइक मिड एंड स्मॉल कैप में उतना कुछ होगा नहीं। आप देखोगे जैसे म्यूचुअल फंड्स भी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना वो लमसम लेना बंद कर दिया। आज ही मैं एक कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था। आई थिंक वो निपॉन लाइफ एएमसी का था, तो उन्होंने भी यही किया कि पिछले 2-3 महीने पहले लमसम लेना बंद कर दिया उनके मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में, सिर्फ एसआईपी चालू रखा है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कि से फॉर एग्जाम्पल के 2023 में अगर आप पिछले 6 महीने देखोगे तब तो ऐसा लगता था कि हर दिन मार्केट ऊपर जा रहा है। और Q3 का जो क्वार्टर था उसमें से ही आप देखोगे मिड एंड स्मॉल कैप का जो पूरा इंडेक्स ही है वो आई थिंक 8-10-12% बढ़ा होना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ठीक है। सो ये तो मैं इंडेक्स का बात कर रहा हूँ। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट एंड अ फियर राइट नाउ के लाइक मिड एंड स्मॉल कैप्स नहीं चलने वाला है, वैल्यूएशंस एक्सेसिव हो गए एंड ऑल दैट। अब आप बोल रहे हो कि लाइक आपको करनी क्या है इस सिचुएशन में। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जनरलाइज करना बंद कर दो, ठीक है। जनरलाइज करना मतलब ये है कि अनलेस एंड अंटिल यू आर इन्वेस्टेड इन द इंडेक्स, ठीक है। आप इंडेक्स का बात क्यों कर रहे हो? अब मीडिया का काम है इंडेक्स का बात करना, कुछ लोगों का काम ही है आपको डराना, ठीक है, डराना धमकाना सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमारा काम तो ये है कि बिजनेसेस को ट्रैक करना है ना। बैक इन 2018-19 में भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ इवन फाइनेंशियल्स का। आप देखे होंगे IL&FS, DHFL, येस बैंक, ये सब में इंटरनल प्रॉब्लम्स आए और इनका सारे स्टॉक्स नीचे गिर के खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन वहां से अगर आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक को देखोगे तो वो तो मल्टी बैगर दिखता है ना, करेक्ट। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक उसी स्पेस में रह के, फाइनेंशियल स्पेस में रह के अब बजाज फाइनेंस या कोटक महिंद्रा बैंक मेड मनी फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। क्यों? बिकॉज वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थे, है ना। उनका अगर आप देखोगे एसेट क्वालिटी अच्छा था, उनका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ अच्छा था, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो 2018-19 में जो प्रॉब्लम आया था कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जबकि येस बैंक तो खत्म हो गया, राइट। सो जनरलाइज अगर आप करोगे ना तो आप कभी पैसे नहीं बनाओगे। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? द सॉल्यूशन इज कि आपको इंडिविजुअल कंपनीज को ट्रैक करनी है, करेक्ट। और जब आप इंडिविजुअल कंपनीज को ट्रैक करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहां पे मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में, ठीक है, ऐसे अभी भी बहुत ऐसे कंपनीज है जो लेट्स से अपने सेल्स को 30-35% से ग्रो कर रहा है, जो जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज है, जो कंपनी से अभी क्या कर रहा है, इंडिया में अभी पूरा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन बेस बना रहा है, स्केल अप कर रहा है, नया नया जगह में जाके ब्रांचेस खोल रहे हैं, नया नया जगह में जाके अपने अपने दुकानें खोल रहा है, अपना 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 डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे, टच पॉइंट्स बढ़ा रही है। तो क्या अगर वैसा एक कंपनी जो आज 30-35-40% से ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, मैं उसको यू बेच दूं बिकॉज वो मिड एंड स्मॉल कैप में है? ये तो नॉनसेंसिकल पार्ट हो गया ना, करेक्ट। हाँ, एक बात तो है कि अगर से फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का से सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया, या लेट से फॉर एग्जांपल आपका ईपीएस घटने लगा, राइट, या फिर आपका पैड गिरने लगा, तब वो स्टॉक वैसे ही गिरेगा। तब इट डजेंट मैटर के लिए वो बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है, वो स्टॉक से तो इन्वेस्टर्स पैसा लेके तो चला ही जाएगा इन एनी विच वे, गॉट इट। सो अगर आप देखोगे बंधन बैंक फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। बंधन बैंक का आईपीओ 2016-17 में आया था, 700 रुपए का स्टॉक था, और आज आप देखोगे 180-190 रुपीज में स्टॉक है। तो 700 से 200 जो हुआ उसके पीछे भी एक रीजन है कि बंधन बैंक अपने एसेट क्वालिटी को मैनेज नहीं कर पाया। आसाम का फ्लड का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, पॉलिटिकल रीजन, फिर कोविड से कभी ढंग से उभर के निकल नहीं पाया, राइट। सो
अगर कोई कंपनी का इनहेरेंट फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, तो उसका स्टॉक वैसे ही नीचे जाएगा। उसके लिए आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि लाइक अच्छा वो मिड एंड स्मॉल कैप के सब गिरने के वजह से वो भी गिर गया, ठीक है। अब देखिए डे टू डे बेसिस में स्टॉक ऊपर नीचे करता ही रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इसके लाइक बजाज फाइनेंस भी उस जगह से देखो कहां से कहां गया, और बंधन बैंक उस जगह से कहां गया, राइट। एक ऊपर गया, एक नीचे गया। तो पॉइंट यही पे है, बीच में जैसे IL&FS, DHFL, कोविड, कितना कुछ प्रॉब्लम आया है ना, फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, अभी पता नहीं और कहीं पे कोई वॉर चल रहा हो, इन्फ्लेशन का तो प्रॉब्लम है ही। लेकिन जो कंपनी अपना मार्केट शेयर कैप्चर करता गया, जो कंपनी से फॉर एग्जांपल आज अपने सेक्टर में सबसे हाईएस्ट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखाया और यह दिखा रहा है, उसका तो हमेशा स्टॉक ऊपर ही रहता है। उसका स्टॉक हमेशा 52 वीक हाई से एक नया 52 वीक हाई बनाता है। उसके साथ आप ये गड़बड़ मत करो कि लाइक मिड एंड स्मॉल कैप सब गिर रहे तो ये भी चलो गिर जाएगा। कोई भी स्टॉक अगर उसका अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है, उसका ईपीएस एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, उसका स्टॉक कभी नीचे नहीं जाता है उस तरीके से। आपको ये देखना पड़ेगा इन हिस्ट्री में जाके भी कभी ऐसा होता नहीं है कि लाइक से फॉर एग्जाम्पल किसी का स्टॉक 30-50% गिर गया बिकॉज वैल्यूएशन प्रॉब्लम हो गया। वैल्यूएशन तब प्रॉब्लम होता है जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटता है, मतलब जो 50% का ग्रोथ की कंपनी अब लेट से 20% से ग्रो कर रहा है। अब देखिए ग्रो कर रहा है, 20% से ग्रो तो किया, लेकिन पहले 50% से करता था। तो बेसिकली सोचिए जब वो 20% ग्रोथ का जब रिजल्ट आता है, राइट, उससे एक दिन पहले भी उस स्टॉक में कौन लोग बैठे थे? 50% वाले लोग, करेक्ट। तो उनको तो चाहिए था 50% के आसपास रिजल्ट करे, लेकिन जब रिजल्ट आया अगले दिन तो सेल्स ग्रोथ कितना हुआ? 20%। तो मतलब क्या? पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया, मतलब द डेल्टा इज -30%, है ना। एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मतलब क्या, जो 50% वाले थे वो अभी क्या करेगा? वो स्टॉक को बेच के कहीं और जाके 40-50% ढूंढेगा, करेक्ट। तो क्या होगा? वो स्टॉक नीचे जाएगा। अब क्या होता है, बाहर में जब आप आओगे तो एक्सपर्ट्स ऐसे बात करने लगता है कि रेस्पेक्ट वैल्यूएशंस, बट वैल्यूएशंस ऐसे नहीं होते हैं। कोई भी स्टॉक का पी डी रेटिंग तब होता है जब उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटता है। आप देखोगे पिछले 3-4 साल में ये जो पूरा पेंट सेक्टर है, एक इंडिगो पेंट्स को छोड़ के बाकी कोई भी पेंट्स कंपनी डबल डिजिट से ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, तो कैसे उसका स्टॉक ऊपर जाएगा? आप देखोगे बिजनेसेस लाइक पीडीलाइट जैसा कंपनी जो 2-4% से अपना वॉल्यूम को ग्रो कर रहा है, तो कैसे जाएगा स्टॉक ऊपर, है ना। मतलब कोई स्टॉक अगर 100 के पी में है और से फॉर एग्जाम्पल वो 5% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, तो वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा। अब नीचे भी नहीं आता है, क्यों? बिकॉज वो स्टेबल डिविडेंड देता है ना। तो बात वहीं पे आता है। अब दूसरे साइड में आप देखिए बिजनेसेस लाइक से एचडीएफसी बैंक, है ना। एचडीएफसी बैंक एक टाइम पे जब मैं पहले स्टॉक मार्केट में आया था तब तो वो 25-27% से ग्रो करता था अपने एयूएम, मतलब अपना लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ का बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जितना बेस बढ़ता गया उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटता गया, पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घटता गया। अभी भी ग्रो कर रहा है ना, लेकिन ये मर्जर के बाद बैंक का मैनेजमेंट खुद बता दिया कि हम 16-17% के ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो स्टॉक अगर पहले 5th गियर में भागता था ऊपर, फिर उसके बाद जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया तो ऊपर भागेगा, लेकिन 4th गियर में भागेगा। फिर जितना पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटेगा फिर 3rd गियर में भागेगा, 2nd गियर में भागेगा। गॉट इट। तो ये बन जाता है पॉइंट। आप देखोगे मैरिको डाबर टाइप का बिजनेस जिनका कोई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है, 0% ग्रोथ, 1% ग्रोथ, 2% ग्रोथ, तो इनका स्टॉक वही के वही पड़ा रहता है। लेकिन इनका स्टॉक उतना नीचे क्यों नहीं जाता है? बिकॉज ऑफ कोर्स इतना रेपुटेशन है और अच्छे से अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट बनाता है ऑलमोस्ट सारे शेयर होल्डर को दे देते हैं। तो आज अगर आप देखोगे जो कंपनीज, ये मिड एंड स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, कोई भी कंपनी का अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटा या कोई भी कंपनी का से फॉर एग्जांपल आरओई नहीं है, तो उसका स्टॉक वैसे ही गिरने वाला है। और हाँ, ये बात तो सही है, बेयर मार्केट में सबसे बड़ा क्रैश उनका आता है और वो कभी रिकवर नहीं करता है। लेकिन सोचिए अगर मैं बात करूं जो अच्छे कंपनी, चलो अगर मैं मान ही लेता हूं कि चलो मिड एंड स्मॉल कैप में कोई क्रैश भी आ गया, ठीक है, तो अगर एक अच्छा कंपनी जो 30% से ग्रो कर रहा है और लेट से 30% का आरओई है, ठीक है, वो भी नीचे गया विद अ कंपनी जिसका लेट से कोई ग्रोथ ही नहीं है, जिसका लेट से लॉसेस में है, और जिसका ऑफ कोर्स लॉसेस में है तो आरओई तो होगा ही नहीं, करेक्ट, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम तो कुछ है ही नहीं, तो न्यूमरेटर है ही नहीं। सो क्या मतलब, उसके बाद वो क्रैश के बाद जब फिर से स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा तो पहले वाली कंपनी में आएगा ना, तो वो क्या होगा, सबसे जल्दी अपना प्रीवियस रेंज में आ जाएगा, जहां से वो गिरा था वहां आएगा और फिर नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन ये जो कंपनी नीचे गया ना, वो कभी ऊपर नहीं आता है। सो राइट नाउ यू कैन नॉट
नॉट जनरलाइज व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। आपको एक ही काम करना है, ठीक है, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, माइक्रो कैप हो, आपको कंपनी को ट्रैक करना है इंडिविजुअल बेसिस पे। कोई भी ये मीडिया वालों का सुन के या इंडेक्स का सुन के कोई डरा रहा है आपको ट्विटर में, ये सब चीजों को देख के आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचना है। तो अगर आप देखोगे कि इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि Q3 में मेरे कंपनी पोर्टफोलियो में क्या किया रिजल्ट्स, फिर उसके बाद मैंने देखा कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या बोला है। तो मेरे पोर्टफोलियो में सारे कंपनीज का गाइडेंस अच्छा है, सब केपेक्स कर रहा है, सबका ROE 20% के ऊपर है या 20-25% के ऊपर है, और सबका जो भी सेक्टर में है वो सब क्या कर रहे हैं, सेक्टर्स में सबसे हाईएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ है उनका, चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर हो, ज्वेलरी सेक्टर हो, अपैरल हो, फुटवेयर हो या बैंकिंग फाइनेंशियल्स हो, ठीक है। तो आज कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। से फॉर एग्जांपल आज आरबीआई पेटीएम पे प्रॉब्लम लगवा दिया, आरबीआई आज बैंक्स को बोल रहे कि रिस्क वेट्स बढ़ा दो, एनबीएफसीज को पैसा मतलब देने से पहले तुम अपना रिस्क वेट बढ़ाओ, मतलब आपका कैपिटल एडिक्वेसी में घट जाएगा, मतलब एनबीएफसी को पैसा देने से पहले 10 बार सोचो, यही उन्होंने बोला। फिर अब देखोगे आरबीआई माइक्रो फाइनेंस पे कमेंट मारा, आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे कमेंट मारा, तो सारे फाइनेंशियल स्पेस आज थोड़ा ठप हो गया है, ठीक है। वो एचडीएफसी बैंक बोलो या कोई छोटा माइक्रो फाइनेंस बोलो, लेकिन इसमें से भी आप देखोगे ऐसे कितने सारे माइक्रो फाइनेंस या फिर मतलब माइक्रो फाइनेंस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फाइनेंशियल स्पेस, कितने अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इवन लार्ज बैंक्स में भी, जिसमें से फॉर एग्जांपल उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उनका मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके बोला कि हमारा जो पर्सनल लोन का डिवीजन है उसमें तो कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत सही है, एसेट क्वालिटी सब कुछ सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम कॉन कॉल्स नहीं पढ़ते हैं, हम क्लैरिटी के साथ कुछ देखते नहीं है, और एक जनरल ओपिनियन लेके हमको लगता है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसे बना लेंगे, विच इस तरह से होता नहीं है। सो छोटा सा ही वीडियो था, चलो 11 मिनट इसमें हो गया, लेकिन यही एक सिंपल सा मैसेज है मेरा कि कभी भी कोई इंफॉर्मेशन को लेके आप जनरलाइज मत करो। आप उस कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, गाइडेंस देखो, आरओई देखो, फिर उसके बाद जाके आप देखो कि सेक्टर में अगर प्रॉब्लम भी है, लेकिन अगर उसमें से अगर आपका कंपनी अच्छा भी कर रहे है तो यू कैन अफोर्ड टू होल्ड द स्टॉक। यू हैव टू सेल द स्टॉक ए व्हेन से फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं कंपनी कर क्या रही है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि भाई पहले तो बेच दो उसको, ठीक है। ऐसे लालच पे मत रहो कि अगला 20% बनेगा तो मैं बेच दूंगा, वो तो एकदम जुआड़ू मेंटालिटी है। और दूसरा है कि अगर आपको पता है कि कंपनी का Q3 का नंबर्स बुरा है, मैनेजमेंट कॉन कॉल में हेडविंड्स का बात कर रहा है, लेट्स से वो बोल रहा है कि वो नया दुकान नहीं खोलेगा, सो वैसे कंपनीज के साथ आप रहोगे ना, तो अगर ये बेयर मार्केट आता भी है तो सबसे ज्यादा पिटाई आपके स्टॉक का होगा, और वो उठेगा तभी जब लेट्स से गाइडेंस बढ़ेगा। सो आई वुड रादर से कि लाइक आप ऐसे कंपनीज के साथ रहो जिसमें बहुत तगड़ा अर्निंग्स मोमेंटम हो, और उसके साथ आप रहो, क्योंकि अगर वो स्टॉक गिरता भी है तो अगले रैली में सबसे पहले वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस एंगल से देखो, और एट द एंड ऑफ द डे आप इंडिविजुअल बिजनेसेस पैसे बनाते हैं, ये समझो, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सेंटर में जीता या कुछ भी हो, इससे आपका पोर्टफोलियो में फायदा नहीं होगा। ऐसे कितने स्टॉक्स है जो मैंने पिछले 10-12 साल में देखा है कि जो हमारे देश के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर वो पर्टिकुलर कंपनी से फॉर एग्जांपल उसके ईपीएस का ग्रोथ नहीं हुआ, अगर वो कंपनी का आरओई नहीं बढ़ा, अगर उस कंपनी का से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट चोर निकला, तो स्पेस में जितना भी अच्छा कुछ टेलविंड आए वो स्टॉक तो जीरो ही हो जाएगा। तो इस एंगल से आप देखो कि आप जनरलाइज मत करो मार्केट में। आज कुछ भी लोग बोले बेयर मार्केट आ रहा है, क्रैश हो जाएगा 2018, 1929, 1987, ये सब में तो हजारों बुक्स लिखे गए हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आपका कंपनी अच्छी है तो आप उसके साथ रहो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स के थ्रू ही हमें पैसा बनाना पड़ेगा, और जितना आप कंपनी पे फोकस करोगे ना और आसपास के सारे नॉइस को अवॉइड करोगे, उतना आप पैसे बनाओगे अपने पोर्टफोलियो में। सो यही तक रखते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो।